है विज्ञान के अध्याय 6 जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसका पूरा विश्लेषण करना। और ये विश्लेषण बहुत ही क्रमबद्ध होगा। हमारे पास जो भी पीडीएफ सामग्री और नोट्स हैं, हम उनके हर एक पेज, हर एक हेडिंग और हर एक चित्र को उसी क्रम में कवर करेंगे। मतलब कोई भी लाइन छोड़ी नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं उनके पीछे का विज्ञान क्या है। क्या कुछ बदलाव वापस पलटे जा सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हम इस सामग्री का शब्दशः विश्लेषण करेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे, बिना कोई नया या बाहरी उदाहरण जोड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीडीएफ के पहले पेज से। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पढ़ती हूँ। कल्पना कीजिए यदि आपके पास वस्तुओं को बदलने की जादुई शक्ति आ जाए तो क्या होगा? ये बहुत ही दिलचस्प सोच है। और इसी को समझाने के लिए अगले हिस्से में कुछ बहुत ही सुंदर चित्र दिए गए हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सबसे पहले खेतों का दृश्य। हाँ, और अगर खेतों को देखा जाए तो वहाँ फसलें समय के अनुसार अपने आप बदलती हैं। बीज से पौधा बनता है, फिर फसल पकती है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। और यहाँ दूसरे चित्र में दिखाया गया है पेड़ पौधों का दृश्य। इसमें हम देख सकते हैं कि पत्तियां अपना रंग बदलती हैं। वे हरे से पीले या भूरे रंग की हो जाती हैं, फिर सूखकर गिर जाती हैं। बिल्कुल। और उसी तरह फूल खिलते हैं और कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। ये सब प्रकृति का चक्र है। और यहाँ तीसरे चित्र में दिखाया गया है हमारे शरीर का दृश्य। मतलब बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होते, हमारे शरीर में नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं और हमारा कद और वजन भी समय के साथ बढ़ता है। तो इन तीनों चित्रों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ये सभी परिवर्तन बिना किसी जादू के पूरी तरह से अपने आप होते हैं। ये जीवन और प्रकृति का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। बिल्कुल सही। अब हम पीडीएफ के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं हेडिंग 6.1 पढ़ती हूँ। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसमें जो शब्द है उत्क्रमित, इसे अंग्रेजी में रिवर्सिबल कहते हैं। इसकी सटीक परिभाषा ये है कि जब किसी वस्तु में परिवर्तन करने के बाद उसे वापस उसकी पहली वाली स्थिति में लाया जा सके तो उसे उत्क्रमित करना कहते हैं। यानी जो वस्तु जैसी थी उसे वापस वैसा ही बना देना। इसे समझने के लिए यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बच्चे को गुब्बारा फुलाते हुए। यह क्रियाकलाप 1 है। हाँ, और पीडीएफ में स्पष्ट लिखा है कि गुब्बारे में हवा भरने पर उसका आकार बदलता है। लेकिन क्या होता है जब हवा निकाल दी जाती है? वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। फिर दूसरा क्रियाकलाप है एक कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना। ये भी बहुत आम खेल है। जब हम कागज को मोड़कर जहाज बनाते हैं और फिर अगर हम उसे सीधा कर दें तो वापस वही कोरा कागज प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है गुंदे हुए आटे से रोटी बेलना। ये क्रियाकलाप 3 है। पीडीएफ में लिखा है कि यदि आपको रोटी का आकार पसंद ना आए तो आप उसे दोबारा लोई में बदल सकते हैं। लोई यानी डो। तो इन तीनों क्रियाकलापों, गुब्बारा फुलाना, कागज मोड़ना और रोटी बेलना, इन तीनों में ही पदार्थ को वापस उसी रूप में पाया जा सकता है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सभी परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या होगा यदि हम तरीका बदल दें? तरीका बदलने का मतलब है कि हम उन्हीं वस्तुओं के साथ कुछ अलग करें। हाँ, तो यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनका विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए गुब्बारा फोड़ना। यहाँ चित्र में गुब्बारा फट गया है। अब अगर गुब्बारा फट गया है तो उसके टुकड़ों को जोड़कर वापस पहले जैसा गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता। ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और उसी तरह कागज काटना। अगर हम हवाई जहाज बनाने के लिए कागज को कैंची से काट लें तो कटे हुए कागज से मूल कागज वापस नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और जो रोटी हमने बेली थी, यहाँ चित्र में तवे पर सिंकती रोटी है। अगर रोटी को आग पर पका लिया जाए तो पकी हुई रोटी से वापस लोई नहीं बनाई जा सकती। उसका रासायनिक रूप बदल चुका है। तो अगर हम एक तुलना करें उत्क्रमित होने वाले और उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तनों की, तो गुब्बारा फुलाना, हाँ ये उत्क्रमित है, लेकिन गुब्बारा फोड़ना नहीं। उसी तरह कागज मोड़ना, हाँ ये उत्क्रमित है, लेकिन कागज को कैंची से काटना नहीं। रोटी बेलना,
हाँ है, पर रोटी पकाना नहीं। हाँ, और पीडीएफ में यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया है। इसमें लिखा है कि पेंसिल और रबर का बार बार उपयोग करने पर उनका आकार छोटा हो जाता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जब पेंसिल छिल जाती है और रबड़ घिस जाता है, तो क्या हम उन्हें वापस बड़ा कर सकते हैं? नहीं, तो ये परिवर्तन भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब सामग्री में एक तालिका दी गई है, तालिका 6.1। इसमें कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। मैं एक एक करके उदाहरण पढ़ती हूँ और आप बताइए कि वे उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं और क्यों। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहला है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उबलने के बाद अंडे के अंदर के प्रोटीन की संरचना बदल जाती है। उसे वापस कच्चा और तरल नहीं किया जा सकता। अगला है गाढ़े घोल से इडली। ये भी नहीं। जब इडली भाप में पक जाती है तो वो ठोस हो जाती है। पकी हुई इडली से वापस घोल प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े। इसका जवाब है हाँ। कपड़ों से सिर्फ पानी उड़ता है। अगर सूखे कपड़ों पर दोबारा पानी डाल दिया जाए तो वे फिर से गीले हो जाएंगे। ये उत्क्रमित है। अगला ऊन के धागे से बुना स्वेटर। हाँ, इसे भी उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर स्वेटर की बुनाई को उधेड़ दिया जाए तो हमें वापस ऊन का लंबा धागा मिल जाएगा। और अनाज से बनाया गया आटा? ये नहीं है। अनाज के दाने एक बार पिसकर पाउडर बन गए तो उन कणों को जोड़कर वापस साबुत अनाज नहीं बनाया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध? ये हाँ है। गर्म दूध को अगर थोड़ी देर सामान्य तापमान पर रख दिया जाए तो वो वापस ठंडा हो जाएगा। ये सिर्फ तापमान का बदलाव है। कली से फूल? नहीं, प्रकृति का ये चक्र एक ही दिशा में चलता है। खिला हुआ फूल वापस सिकुड़कर कली नहीं बन सकता। दूध से पनीर? ये भी नहीं है। दूध में खटास डालकर जब पनीर बन जाता है तो वो एक नया पदार्थ होता है, उससे वापस दूध नहीं मिल सकता। गाय के गोबर से बायोगैस? इसका जवाब भी नहीं है। गोबर के सड़ने से जो गैस बनती है उसे वापस ठोस गोबर में नहीं बदला जा सकता। और आखिरी है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम? ये हाँ है। पिघली हुई आइसक्रीम को वापस फ्रीजर में रख दें तो वो फिर से जम जाएंगी। ये रैपिड फायर बहुत ही स्पष्ट था। अब हम हेडिंग 6.2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हाँ, इसमें विशेष रूप से गर्म करने पर होने वाले परिवर्तनों की बात की गई है। यहाँ चित्र में लोहे के औजार दिखाए गए हैं, जैसे कुदाल, फावड़ा इत्यादि। पीडीएफ में बताया गया है कि इनमें लोहे के वलय या रिंग होते हैं जिनमें लकड़ी का हत्था फंसाया जाता है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वलय का आकार लकड़ी के हत्थे से थोड़ा छोटा होता है, तो फिर हत्था कैसे फिट होता है? इसके लिए उस लोहे के वलय को गर्म किया जाता है। सही कहा। जब लोहे को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो एक्सपेंशन होता है, यानी इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से वो लकड़ी का हत्था उसमें आसानी से फिट हो जाता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है। उस पर ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा होने पर लोहा वापस सिकुड़ता है, जिसे संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इस संकुचन की वजह से वो हत्था कस के फिट हो जाता है। ये तो बहुत ही कमाल का विज्ञान है। हाँ, और इसी नियम का एक और बहुत बड़ा उपयोग है। हाँ, यहाँ अगले चित्र में दिखाया गया है बैलगाड़ी का पहिया। इसमें एक लकड़ी के पहिए पर धातु की रिम चढ़ाई जा रही है। पीडीएफ के अनुसार ये रिम भी पहिए से थोड़ी छोटी होती है। और यहाँ भी वही नियम लागू होता है। रिम को गर्म किया जाता है, जिससे प्रसार होता है। फिर उसे लकड़ी के पहिए पर चढ़ा देते हैं और जैसे ही उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो संकुचन होता है और रिम पहिए पर मजबूती से कस जाती है। बिल्कुल, तो नियम स्पष्ट है। गर्म करने पर पदार्थ के आकार का बढ़ना प्रसार कहलाता है और ठंडा करने पर आकार का घटना संकुचन कहलाता है। अब हम अगले क्रियाकलाप पर आते हैं। क्रियाकलाप 7। यहाँ चित्र में मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है। पीडीएफ में लिखा है कि इसे जलाने के बाद मोमबत्ती की लंबाई कम हो गई है। हाँ, और मोमबत्ती जब जलती है तो मोम केवल पिघलता नहीं है, बल्कि जलकर गैस और प्रकाश में बदल जाता है। जो हिस्सा जल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ एक और चित्र है। यहाँ चित्र में बर्तन में मोम पिघलाना दिखाया गया है। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ मोम जल नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ पिघल रहा है। अगर हम बर्तन को आंच से हटा लें तो पिघला हुआ तरल मोम ठंडा होकर वापस ठोस बन जाएगा, इसलिए इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका मतलब मोमबत्ती का जलना
और मोम का पिघलना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सामग्री में अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे धूप बत्ती और माचिस के चित्र का जिक्र है। हाँ, धूप बत्ती का जलना भी मोमबत्ती के जलने जैसा ही है। जब धूप बत्ती जलती है तो राख और गैस बनती है। गैस हमें दिखाई नहीं देती, पर हम उसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम उस गैस और राख से वापस धूप बत्ती नहीं बना सकते। इसी तरह माचिस की तीली का जलना भी एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अब तक हमने गर्म करने पर होने वाले बदलाव देखे। अब पीडीएफ के अगले हिस्से में आते हैं, जहां दो पदार्थों को मिलाने की बात कही गई है, मतलब मिश्रण या मिक्सिंग। हाँ, ये भी परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ चित्र में पानी में नमक घोलना दिखाया गया है। तो जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो एक परिवर्तन होता है। क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए वाष्पन या इवेपोरेशन विधि का उपयोग होता है। अगर हम उस नमकीन पानी को उबालें तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और बर्तन में नमक वापस मिल जाएगा। तो यह एक उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन है। इसी बीच स्रोत सामग्री में बूझों का एक प्रश्न भी दिया गया है। बूझो पूछ रहा है कि क्या सड़क बनाने वाले काले पदार्थ, जिसे तार या डामर कहते हैं, उसको पिघलाना उत्क्रमित हो सकता है? इसका सीधा जवाब है हाँ। सामान्य तापमान पर तार ठोस होता है। सड़क बनाते समय उसे गर्म करके पिघलाया जाता है, लेकिन ठंडा होने पर वो वापस ठोस हो जाता है, इसलिए ये उत्क्रमित है। यह बहुत स्पष्ट है, लेकिन मिश्रण का एक और उदाहरण है जिसे पीडीएफ में एक अनोखा परिवर्तन कहा गया है, दूध से दही बनना। यहाँ चित्र के अनुसार गुनगुना दूध लिया गया है और उसमें थोड़ी दही मिलाई गई है। हाँ, वो थोड़ी सी दही जामन का काम करती है। फिर उसे शांत रखा जाता है और कुछ घंटों में दही तैयार हो जाती है। यहाँ पीडीएफ में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या हम दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बदलाव हुआ है जिसे पलटा नहीं जा सकता। तो अब हम इस पूरे अध्याय के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ में परिवर्तन लाने के तरीकों का एक सारांश चार्ट दिया गया है। हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में बांटें तो दो मुख्य तरीके हैं। पहला गर्म करके यानी हीटिंग, और दूसरा मिश्रण करके यानी मिक्सिंग। गर्म करने के अंदर भी दो हिस्से हैं। पहला है प्रसार, जैसे हमने लोहे के औजार और पहिए में देखा, और दूसरा है अवस्था बदलना। बिल्कुल, अवस्था बदलने का मतलब है ठोस से तरल में जाना, जैसे बर्फ या मोम का पिघलना। और मिश्रण के अंदर भी दो प्रकार है। पहला है घोलना, जैसे पानी में नमक मिलाना, जो कि उत्क्रमित किया जा सकता है, और दूसरा है जमाना, जैसे दूध से दही बनाना, जो उत्क्रमित नहीं है। ये चार्ट इस पूरे विषय को बहुत ही अच्छी तरह से समेट देता है। अब हम उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को दोहरा लेते हैं जो इस अध्याय की कुंजी हैं। मैं पहली परिभाषा पढ़ती हूँ। वाष्पन यानी इवेपोरेशन, द्रव का ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलना। दूसरी परिभाषा है प्रसार यानी एक्सपेंशन, गर्म करने पर पदार्थ के आकार में वृद्धि होना, कणों का दूर दूर फैल जाना। तीसरी है संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठंडा होने पर पदार्थ का सिकुड़ना या छोटा होना। और चौथी परिभाषा है गलन यानी मेल्टिंग, ठोस का ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में बदलना, जैसे बर्फ या ठोस मोम का पानी या तरल मोम बन जाना। ये चारों परिभाषाएं विज्ञान के बहुत ही मूलभूत नियम हैं। अब हम इस पीडीएफ के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ करके देखें अनुभाग में एक बहुत ही मजेदार प्रयोग दिया गया है। हाँ, जादुई स्याही या मैजिक इंक का प्रयोग। ये बच्चों के लिए बहुत ही रोचक है। यहाँ आखिरी चित्र में दिखाया गया है इस प्रयोग के 4 कदम। पहला कदम है नींबू का रस लें और कागज पर लिखें। और दूसरा कदम है उसे सूखने दें। सूखने पर क्या होगा? लिखावट पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फिर तीसरा कदम है उस कागज को हल्का गर्म करें। चित्र में इसे एक मोमबत्ती के ऊपर सावधानी से गर्म करते हुए दिखाया गया है। और चौथा कदम है जादू। जो अक्षर गायब हो गए थे वे अब गहरे भूरे रंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। ये सच में एक जादू जैसा लगता है। स्लाइड का अंतिम सवाल है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? विज्ञान के नियम के अनुसार इसका जवाब है नहीं। जब नींबू का रस गर्म होकर भूरा हो गया तो उसमें रासायनिक बदलाव आ गया है। उसे वापस पारदर्शी या अदृश्य नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर है, बस देखते रहिए और सीखते रहिए। ये अध्याय वाकई हमें अपने आसपास की दुनिया को एक